नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक फिल्मी गाना है, तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी दौर से गुजर रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्ती करें कि दुश्मनी करें। दोस्ती करें तो किस हद तक जाएं और दुश्मनी करें तो कहां तक जाएं। तो दोनों की सीमा निर्धारित नहीं कर पा रही है। इस उहापोह में वो आजकल बड़ी बेचैन है, उनके मन में बड़ी खलबली है। कई उनके प्रोजेक्ट हैं या कहें कई एजेंडे हैं, उनमें से किसी पर वो आगे बढ़ नहीं पा रही। उनका एजेंडा था 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाना है, राष्ट्रीय विकल्प बनना है। उसके लिए जिन जिन लोगों का साथ लिया वो सब जो है नाकारा निकले। यशवंत सिन्हा से लेकर और पवन वर्मा तक सब कोई किसी काम का नहीं निकला। शत्रुघ्न सिन्हा हैं, वो बस पड़े हुए हैं टीएमसी में। उनका दिल लगता है आजकल कांग्रेस पार्टी में और लोकसभा सदस्य बने हुए हैं टीएमसी से। तो ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी इन्हीं लोगों में फंस गई। इसी चक्कर में गोवा चुनाव लड़ने चली गई, एक राज्यसभा सीट भी दे दी, उसके बावजूद एक विधानसभा की सीट उसके बदले में नहीं मिली। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना तो छूट गया। प्रशांत किशोर ने उनके साथ जो व्यवहार किया या उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ व्यवहार किया, तो उस प्रोजेक्ट के जो प्रणेता थे, जो ड्राइवर थे, ड्राइविंग फोर्स थे, वही चले गए। तो उसके बाद जो है अभिषेक बनर्जी में न तो इतनी क्षमता है, न सामर्थ्य है, न राजनीतिक समझ है कि पार्टी को वो नेशनल पार्टी बना सके, वो पश्चिम बंगाल में बचा कर रख पाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने फिलहाल ऐसा लगता है राष्ट्रीय विकल्प का सपना छोड़ दिया है। दूसरा प्रोजेक्ट उनका था विपक्षी एकता का। इसके लिए बड़ी कोशिश की, दिल्ली आई 2 बार 3 बार, अलग अलग नेताओं से मिली। ऐसा समा बनने लगा कि वो विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है। इससे बहुत से लोगों को परेशानी भी होने लगी, कुछ लोगों को ठीक भी लगा, लेकिन वो भी सिलसिला कुछ आगे चला नहीं। क्योंकि विपक्षी दलों में समस्या ये है कि किसी के पास दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये बात आगे बढ़ती नहीं। और फिर मैं एक बात जो बार बार कहता हूँ कि ये गठबंधन ऐसे दलों के बीच में ही हो सकता है जो मल्टी स्टेट पार्टी हो, जिनका अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में भी कम या ज़्यादा असर हो, जनाधार हो। वो है नहीं। लेकिन मैं विपक्षी एकता की बात नहीं कर रहा हूँ आज, और न ही तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प बनने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अब लग रहा है कि उनको इस बात का पछतावा हो रहा है कि मुख्य प्रतिद्वंदी उनकी या मुख्य विपक्षी दल जो भाजपा क्यों बनी। उनके लिए कांग्रेस से या सीपीएम से लड़ना ज़्यादा आसान था, बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। बीजेपी से लड़ना इसलिए भी मुश्किल है कि बीजेपी से पुरानी दोस्ती रही है। बीजेपी के खिलाफ वो एक हद के बाद जाना नहीं चाहती। पश्चिम बंगाल की इकाई की बात छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं कि बीजेपी से प्रेम है इस कारण नहीं जाना चाहती, या बीजेपी के लिए वो बहुत अच्छा सोचती हैं इसलिए नहीं जाना चाहती। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस नाते वो बीजेपी को अपने ज़्यादा करीब समझती हैं। दुश्मन कौन है दोनों का? कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। समस्या उनकी ये है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है अगर केंद्र में सत्ता में होती तो उनके लिए लड़ना बड़ा आसान हो जाता। कांग्रेस पार्टी अगर राज्य में उनकी प्रतिद्वंदी होती तो लड़ना आसान हो जाता। लड़ाई बीजेपी से है। बीच बीच में थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाती हैं। और फिर उस मीटिंग की याद दिला दूं आपको जो दार्जिलिंग में हुई थी, ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़ और हेमंत बिस्वा शर्मा में। उसके बाद से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के संबंधों में कुछ तो हुआ है। मुझे आज तक बहुत कोशिश की, मैंने पता नहीं चला कि हुआ क्या है, लेकिन जो बाहर दिखाई देता है, उसका जो परिणाम दिखाई देता है, उसमें अंतर दिखाई देता है। इसलिए बीच बीच में ये संबंध नरम गरम होते रहते हैं। दिसंबर में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी, कोलकाता में थी। गृह मंत्री अमित शाह गए, उनका बड़ा भव्य स्वागत किया ममता बनर्जी ने। उनको जो है बंगाली
गुड़ भेंट किया और कई चीज़ें उनको भेंट की और लगा कि माहौल सुधर गया है। वहाँ खबरें बंगाल के अखबारों में आने लगी, बाहर भी, कि दोनों के बीच में जो है केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, बड़े कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई, जैसी कि सबको उम्मीद थी कि लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, ममता बनर्जी कुछ जो है बोलेंगी और जवाब आएगा बीजेपी की ओर से। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगा कि सब बहुत अच्छा होने जा रहा है। फिर ममता बनर्जी विधानसभा में प्रस्ताव लाई कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को परेशान कर रही है, ख़ासतौर से तृणमूल कांग्रेस के लोगों को। जितने मुकदमे चल रहे हैं, रेड हो रही है, ईडी की जांच चल रही, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, इन सब को लेकर। लेकिन उसमें एक खास बात हुई जिसके बाद से सीपीएम और कांग्रेस और दूसरे दलों को परेशानी होने लगी। उस प्रस्ताव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी कि उनका इसमें कोई दोष नहीं। अब आप समझिए इसके पॉलिटिकल अर्थ क्या होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार नहीं। तो ये एक तरह का ऑलिव ब्रांच थी बीजेपी की ओर, प्रधानमंत्री की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश थी कि देखिए हम प्रतिद्वंदी हैं, परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, हम नंबर 1 हैं राज्य में, आप नंबर 2 हैं, तो इसलिए जो है एक लड़ाई, एक प्रतिद्वंदिता तो बनी रहेगी, लेकिन एक सीमा के बाद हम नहीं जाएंगे। हम जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है यानी प्रधानमंत्री, उन पर हमला नहीं करेंगे। तो ये संकेत दिया कि प्रधानमंत्री पर हमले का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था, ख़ासतौर से विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद, उसको उन्होंने रोक दिया है। उसमें उनकी नीति में बदलाव आया है। लेकिन 6-7 जनवरी को 2 केंद्रीय टीमें कोलकाता पहुंच गई। क्यों पहुंची? 1 साल से शिकायत आ रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2022-23 के लिए पश्चिम बंगाल को 13,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। पश्चिम बंगाल, बल्कि कहें कोई भी प्रदेश, कुछ प्रदेशों को छोड़कर जो बड़े प्रदेश हैं, उनको जो ज़्यादा विकसित हैं, जहाँ इंडस्ट्री है, पैसा है, उनको छोड़ दें तो ज़्यादातर प्रदेशों की माली हालत बहुत ख़राब है। तो पैसा किसी मद में आए, उनको लगता है पैसा तो आए, और इसमें घोटाले का मामला हुआ तो केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा रोक लिया। इस योजना में 60% जो है केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार का हिस्सा होता है। तो अब राज्य सरकार के पास तो खर्च करने के लिए है नहीं, केंद्र सरकार का रुक गया तो राज्य की कमाई बंद हो गई। लेकिन मामला केवल इतना नहीं था, मामला ये था, ऑडिट में ये सामने आया कि 17 लाख ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जो इसके लिए योग्य नहीं है, यानी घोटाला हुआ है, यानी अपने लोगों को दिया गया है, यानी तृणमूल कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया गया है जो इसको डिज़र्व नहीं करते थे, जो इसके पात्र नहीं थे। अब केंद्र इसकी जांच कर रहा है। अब इस जांच से ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे तो कोई भी जांच हो, किसी भी राज्य में केंद्र की एजेंसी करे तो परेशानी होती है, लेकिन ममता बनर्जी इन दिनों बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। और उनको अब ये समझ में आने लगा है, चूँकि वो ज़मीनी नेता हैं, कि उनको समझ में आने लगा है कि अब इसका असर ज़मीन पर पड़ने लगा है, उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। इसलिए वो नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही हैं। एक नई योजना जो है लॉन्च की गई है, शुरू की गई है, दीदी रक्षा कवच। रक्षा कवच जो है ये वेलफेयर स्कीम्स का पूरा एक जो है गुच्छा है, जो अलग अलग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के लिए, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए इसमें कई योजनाएं हैं कि उनके जो है वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। ये योजनाएं दरअसल हैं बहुत अच्छी, समस्या इनके इम्प्लीमेंटेशन में है, इनके क्रियान्वयन में है। और हो ये रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये पैसे खा जा रहे हैं बीच में। तो ये जो भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार जो पार्थ चटर्जी ने किया या अनुव्रत मंडल कर रहे हैं मवेशियों की तस्करी में या भर्ती घोटाले में या दूसरे घोटालों में, उसका असर एक खास वर्ग तक सीमित रहता है। लेकिन ये जो
राज्य की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या केंद्र सरकार की ये योजनाएं होती हैं, इनमें जब भ्रष्टाचार होता है तो इसका असर व्यापक होता है, आम लोगों पर होता है, सबसे ज़्यादा गरीब पर होता है, जो सबसे बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकलता है। तो उसका असर ये हुआ, ये ममता बनर्जी को समझ में आने लगा, तो अपने बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेता जो उनके हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको भेजना शुरू किया। तो कुणाल घोष उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके खास नेताओं में है। हालांकि खास नेता कहना आजकल बड़ा जो है खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो खास नेता होता है वो चला जा रहा है जेल। कुणाल घोष और शताब्दी राय, उत्तर बिहार में ये लोग गए योजना के बारे में बताने, दीदी क्या कर रही हैं, उनकी सरकार क्या कर रही है, इसके वहाँ बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने घेराव कर लिया। स्थिति ऐसी आ गई थी कि पुलिस को आना पड़ा। हालांकि उत्तर बंगाल भाजपा के असर वाला इलाका है, इसके बावजूद इसके दो संकेत हैं। एक, नाराज़गी बढ़ रही है कि लोग खुलकर सामने आकर विरोध करने को तैयार हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है 2021 के उस अवसाद से, उस धक्के से निकल चुका है। तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये सबसे बड़े खतरे की घंटी होती है, जब जनता विरोध में सड़क पर निकलने को तैयार हो जाए। यही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको रोकने के लिए क्या करें, केंद्र से दोस्ती कर लें या केंद्र से और लड़ाई कर लें। ये संतुलन वो साध नहीं पा रही। उनको लगता है कि केंद्र की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम धीमा पड़ जाएगा या रुक जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा है, तो उनको लग रहा है फिर दोस्ती का क्या फ़ायदा। लड़ाई करती हैं तो केंद्रीय एजेंसियों का दबाव और बढ़ता है, ये आशंका बढ़ती है, बढ़े न बढ़े आशंका जो है बनती है कि केंद्रीय एजेंसियों का दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा, जांच और ज़्यादा तेज़ी से होगी, जो मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं वो भी सामने आएंगे। तो अलग अलग योजनाओं में, और फिर राज्य की भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो है वो सड़क पर उतरने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने, पश्चिम बंगाल की इकाई ने ये समझ लिया है कि ममता बनर्जी से लड़ना है तो इसी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है, जिससे लोगों के आम जीवन पर असर पड़ रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाना है। तो इसकी वजह से उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। वो अलग अलग समय पर संकेत जो है केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को देती हैं। गुजरात चुनाव के समय मोरबी ब्रिज का जो मामला था उस पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी, बीजेपी की आलोचना नहीं की, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोली, कांग्रेस के साथ वो जाने को कभी तैयार होती नहीं है। ये भी सिग्नल देती रहती है बीजेपी को कि हमारा साथ अगर आप देंगे तो हम कभी कांग्रेस को विपक्षी एकता की धुरी नहीं बनने देंगे, उसको रोकने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे, राहुल गांधी की लीडरशिप को इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। ये सब संकेत देती हैं, लेकिन उनको लगता है कि इसका असर ज़्यादा समय तक रहता नहीं। यही उनकी दिक्कत है। उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बताए कि दोस्ती में कितना बढ़े और दुश्मनी को कितना बढ़ाएं। ये जब तक उनका संतुलन नहीं सधता तब तक उनके लिए समस्या है। इसी साल जो है पंचायत के चुनाव होने हैं, अगले साल जो है लोकसभा का चुनाव होना है। उनको मालूम है कि पंचायत में अगर गड़बड़ हुआ, पंचायत में अगर बीजेपी ने अच्छा किया तो उनके लिए आगे के लिए खतरा ही खतरा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।